उदयपुर नाम के एक शहर में शर्मा परिवार रहता था। परिवार बेटे बहू से भरा पूरा था, पर सभी सास बहुओं की तरह इस घर में भी दिन रात सास बहू की तू मैं चलती रहती थी। अरे बहू, चाय लाएगी कि बाहर से मंगवा लूं? अपनी सास की आवाज सुनकर रसोई से आवाज लगाती रश्मि कहती है, एक बार मंगवा के देख लीजिए सासू माँ, पच गई तो कहिएगा। ये कहकर रश्मि चाय लेकर अपनी सास के सामने रखते हुए कहती है, आपकी चाय सासू माँ, भैंस के दूध की। अब जब आप बाहर से चाय मंगवा ही रही हैं तो उसे याद से भैंस के दूध की चाय मंगवाने के लिए कहिएगा, क्योंकि गाय की तो आपको पचेगी नहीं। तो मुझे ताना दे रही है बहू, सब समझती हूँ मैं। देखिए कितनी समझदार हैं आप, हैं? यही समझदारी आपके मायके वालों के सामने दिखाकर उन्हें वापस जाने भी बोल दिया कीजिए सासू माँ। एक साथ 15-20 लोग आ जाते हैं, खाना बना बनाकर मेरी कमर टूट जाती है। और तेरे मायके वाले, अगली बार तेरा वो भतीजा अपनी रिमोट कंट्रोल कार की रिमोट छोड़कर मेरे टीवी का रिमोट ले गया था। जब आते हैं पूरा घर सर पर उठा लेते हैं, ऊपर से बिना बताए आ जाते हैं। अरे कम से कम मेरे मायके वाले आने से पहले खबर तो करते हैं। अपनी सास की बातों का रश्मि के पास कोई जवाब नहीं था। वो बात घुमाती हुए कहती है, आप ही कहाँ बातों में लग गई सासू माँ, नाश्ता नहीं करेंगी क्या? मेरी माँ कहती है अगर भैंस करे तो उसके मुंह में खाना डाल देना चाहिए। अच्छा, ये बहू क्या बोल गई? भैंस खाना तो मुझे दे रही थी वो। अरे बहू! तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। तुम दोनों का ताना बाना खत्म हो गया हो तो दरवाजा भी खोल दो। ससुर जी की आवाज सुनकर रश्मि जाकर दरवाजा खोलती है। अरे सासू माँ, देखिए तो कौन आया है, आपके रिश्तेदार। मेरे रिश्तेदार? अरे बिना बताए कौन आ गया बहू? पहचाना नहीं क्या समधन जी? मैं प्रमिला, शादी में मिले थे हम। अच्छा, बातें ना बाद में करते। जी आप अंदर आ जाइए, अपना ही घर है। गौतम अंदर आ जाओ, आंटी के पैर छुओ बेटा। जीते रहो जीते रहो। वो क्या है ना समधन जी, हम तो आपका घर ढूंढ ही नहीं पा रहे थे। हमें लगा कहीं हम गलत घर पर तो नहीं आ गए, किसी ने हमें नहीं पहचाना तो। पर आपकी बहू, वाह 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 वाह, क्या संस्कार है, फौरन हमें अंदर बुला कर ले आई। घर की ही बात है अंकल जी। एक्चुअली ना बाकी कमरे में एसी नहीं है। आप और आंटी जी सासू माँ के कमरे में ही शिफ्ट हो जाइए। सासू माँ मेरे साथ सोएंगी, ठीक है ना सासू माँ? हाँ बहू। सुलेखा के रिश्तेदार उसी के कमरे में अपने सारे लगेज को रख देते हैं। अरे बहू, मैं कौन से बाथरूम में नहाऊं? सारा घर खुला है अंकल जी, जहाँ आपको ठीक लगे नहा लीजिए। वैसे सासू माँ का बाथरूम है, सेपरेट बाथरूम है, बिल्कुल साफ सुथरा, बॉडी वॉश भी है उसमें, और वो भी इम्पोर्टेड। हाँ जी, समधन जी का ही तो घर है, जाइए उन्हीं के बाथरूम में नहाइए। वो क्या है ना बहू, साबुन से तो ये नहाते भी नहीं, बॉडी वॉश ही ढूंढ रहे थे। अच्छा। बादल को बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज़ करना नहीं आता था। वो सुलेखा के बाथरूम के गीज़र को जला देता है। बाथरूम से आते धुएं को देखकर सभी वहाँ भागते हैं। सभी खाना खाने टेबल पर बैठते हैं। बहन जी, वैसे हम किस शादी में मिले थे? अरे वो पंचवटी में, भूल गई क्या आप? उम्र हो गई ना। अरे वो वरमाला में लड़की के पैर में मोच आ गई थी। शादी में तो मेरे पैर में मोच आई थी। हे भगवान, मतलब ये दीदी नहीं मेरी शादी की बात कर रहे हैं। न जाने कौन है ये लोग, बात बदलना होगा। क्या सासू माँ, आप भी ना, ये क्या बातों में लग गई। चलिए खाना खाइए, चलिए। सभी मिलकर खाना खाते हैं। तभी बादल की फाट की आवाज आती है।
ऐसी आवाज मानो बंदूक की गोली निकली हो। सुनकर सुलेखा घबरा जाती है। खाना जरा भारी था ना। इनको गैस हो ही जाती है, हाजमा की गोली होगी क्या? कमरे में ही है, ले लीजिएगा। खाना खाकर प्रमिला आराम से सोफे पर लेटकर टीवी देखने लगती है। मजा आ गया समधन जी, आप भी बैठिए ना। बेचारी सुलेखा जाकर अपने बिन बुलाए मेहमान के बगल में बैठ जाती है। टीवी देखकर प्रमिला हंसती जाती है और सुलेखा के पीठ पर हाथ मारती जाती है। मैं चलती हूँ बहन जी, आप देखिए टीवी। कुछ देर और यहाँ बैठी तो ये तो मेरे पीठ में ही छेद कर देगी। तभी वहां गौतम आता है और अपनी माँ से कहता है, मम्मी वो भाभी बैंगन निकाल रही है, लगता है रात के खाने में वही बनाने वाली है। तुम जानती हो ना बैंगन मुझे पसंद नहीं। अच्छा रुक तू, मैं बात करती हूँ। अरे सुलेखा जी, मेरा बेटा ना बैंगन नहीं खाता, तो रात को कुछ और देखिए। मतलब आज रात आप यहीं रहने वाली हैं? मेरा मतलब है आप कुछ काम से आई थी ना, वो काम ना रह जाए। बहुत अच्छी खातिर की है आपने हमारी, जाने का तो मन ही नहीं कर रहा। वो ना हम यहाँ गौतम के लिए लड़की देखने आए थे। मैं तो सोच रही हूँ कि होटल में लड़की वालों को बुलाने से अच्छा है कि यहीं इंतज़ाम कर ले, क्यों बहू? प्रमिला, बादल और गौतम मिलकर एक अच्छी खासी लंबी लिस्ट तैयार कर लेते हैं और रश्मि को पकड़ा देते हैं। यहाँ की फेमस मिठाई, नाश्ता और भी कुछ लिस्ट में छूट गया हो तो वो भी मंगवा लेना बहू। बस मेरे बेटे का रिश्ता पक्का हो जाए। 30 साल का घोड़ा हो गया है, पता नहीं क्या नजर लगी है, सभी रिश्ते कट जाते हैं। तभी फोन की घंटी बजती है। सुलेखा फोन उठाती है। अरे रिया तू, अरे ये तेरे ससुराल के कुछ रिश्तेदार मेरे यहाँ आए हुए हैं, प्रमिला, बादल। पर मेरे तो ऐसी कोई रिश्तेदार ही नहीं है मम्मी। आई एम डैम श्योर। तब कौन है ये? तभी दरवाजे पर रश्मि के मायके वाले पहुंचते हैं, जिसे देखकर प्रमिला कहती है, भाभी आप? अरे आप लोग यहाँ कैसे पहुंच गए? ये आपके रिश्तेदार है समधन जी? अब हमारा घर तो एक ही मोहल्ले में है। समधन जी, ये मेरे दूर की मामी के बुआ की बहू है। अपने बेटे का रिश्ता देखने यहाँ आई थी। रश्मि की शादी में आई थी, तो शायद इसलिए आपने पहचाना नहीं होगा। पर इन्होंने तो मुझे अच्छे से पहचान लिया। अरे मम्मी अब चलो ना यहाँ से, कहीं ये लोग हमें धक्के देकर ना निकाल दे। अब हम चलते हैं जी। सीमा के साथ उसके रिश्तेदार चले जाते हैं। गुस्से में अपनी बहू को देखते हुए सुलेखा कहती है, ये तेरे रिश्तेदार निकले बहू। रश्मि फौरन रसोई में भाग जाती है। सुबह के 11 बजे श्वेता अपनी ननद रमा के साथ राशन का सामान लेने मार्केट जाती है। एक दिन पापा जी कहीं चले जाते हैं तो सारा काम इधर उधर हो जाता है। क्या बताऊं? अरे यार, मुझे तो ध्यान भी नहीं था कि आटा खत्म हो गया है। ये थैली पकड़ तो रमा, तब तक मैं आटा पिसवा लेती हूँ। और ये पकड़ लिस्ट का जो भी सामान सुपरमार्केट में हो इस थैली में भर लेना। इस थैली में? ना बाबा ना। भाभी मेरी कोई इज्जत है कि नहीं? मुझ जैसी खूबसूरत लड़की ऐसी थैली को लेकर इधर उधर सुपरमार्केट में डोलेगी, और किसी अच्छे घर के लड़के ने मुझे ऐसे देख लिया तो जो अच्छे घर का रिश्ता आने की संभावना थी ना, वो भी नहीं आएगी। आजकल सारे सुपरमार्केट वाले चटकी थैली ही देते, वो भी 20 रुपए में। बस नारंगी, पीले, हरे रंग से उसे रंग देते हैं, उसे और क्या। सब पुरानी चीज़ें ही वापस ले आते हैं और नए नए नाम दे देते हैं। ये सब ना दोगलापंती है। और जब हमारे घर में खुद की थैली लेकर आए ही हैं तो क्यों लगाना 20 रुपए? हाँ, धोती कंजूसी की भाभी। पापा मम्मी से मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, वो हमसे एक जनरेशन पुराने हैं, पर आप तो इस जनरेशन की हो ना। जब घर संभालने का प्रेशर किसी पर आता है ना, तो फिजूल खर्च करने की आदत सबसे पहले छूट जाती है।
जब तक श्वेता आटा पिसवाती है, रमा थैली लेकर सुपरमार्केट में लिस्ट में लिखी हुई चीजें ढूंढने निकल पड़ती है। अब कोई सुपरमार्केट पहुंचे और वो भी रमा जैसी खर्चीली लड़की, तो राशन वाले काउंटर तक कैसे पहुंच पाती। रमा की एक नज़र कपड़े वाले क्षेत्र पर थी तो दूसरे चप्पल वाले, और ध्यान तो था फूड काउंटर पर। OMG, लगता है इन्होंने कपड़ों का नया स्टॉक लॉन्च किया है। 5,000 तो दिए है भाभी ने, पर इसमें से तो राशन लेना है। एक काम करती हूँ, 1-2 राशन की चीज़ें 1-1 पाव ले लेती हूँ, बाकी के पैसे से शॉपिंग कर लेती हूँ, जो होगी देखी जाएगी। अब ये सेल्समैन कहाँ गया? एक्सक्यूज़ मी, ज़रा मुझे मेरी साइज़ की स्लाइडर दिखाइए ना। जी मैम, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए आपके हिसाब से स्लाइडर्स की 2-4 ऑप्शंस लेकर आता हूँ। सेल्समैन एक एक करके रमा के पैर में चप्पलें पहना पहना कर उसे वैरायटीज चेक करवा रहा था और रमा बकर बकर करती जा रही थी। नहीं नहीं, ऐसे स्लाइडर्स नहीं, यहाँ मैं राशन के पैसों से स्लाइडर खरीद रही हूँ, उसमें भी आप मुझे ऐसे स्लाइडर दिखा रहे हैं। अरे ऐसे वाले नहीं, ऐसे फुटवेयर से तो मेरे पैर कट जाते हैं। वैसे नाम क्या है आपका? रतन। हम्म, देखिए ये बेस्ट पीस है, इस पीस से पैर भी नहीं कटता। फॉर्म की चप्पल है ना मैडम, हवा से भी हल्की, बिल्कुल आपकी पसंद का हाई सोल है। ऐसे कई डायलॉग पहले भी सुन चुकी हूँ, पर कभी उनसे कोई फ़ायदा नहीं होता। मेरे पैर तो हमेशा घायल ही रहते हैं, और जब भी चप्पल वापस लेकर जाओ दुकान वालों के पास तो कहता है मैम ये तो शू बाइट है। मेरी आधी पॉकेट मनी पेडिक्योर करवाने में जा रही है। और चप्पलों के बारे में बात करते करते रमा रतन को अपनी पूरी जिंदगी की गाथा सुना देती है। अच्छा रमा जी, मैं समझ गया, आपको एक हाई सोल का ऐसा स्लाइडर चाहिए जो लाइट वेट भी हो और आपके पैरों को भी ना काटे। तो ये है, ये स्लाइडर ना 6.5 नंबर का। अगर ये भी आपको सूट ना करे तो आप इसे लाकर मुझे दे दीजिएगा। कंपनी में इसे कैसे रिटर्न करना है वो मैं देख लूँगा। वैसे आपका नंबर मिल सकता है क्या? और प्लीज़ यहाँ किसी को बताइएगा मत, क्योंकि हमारे मॉल में कस्टमर का नंबर लेना अलाउड नहीं है ना। रमा ऐसी चीज़ है कि नंबर लिए बिना कोई रह ही नहीं सकता। बस काश आपकी तरह कोई अमीर घर का करोड़पति लड़का भी मेरा नंबर मांग ले। हाय, फिर तो मैं उसके पैसे उड़ाऊंगी। आपसे इतनी बात हो गई, लगा ही नहीं कि आप यहाँ कस्टमर है। ये लीजिए, आपका स्लाइडर पैक हो गया है। और जरा सी दाल, जरा सा मसाला और 1-2 चीजें लेकर रमा सुपरमार्केट से बाहर आ जाती है। ले लिया सारा सामान? क्या बताऊं भाभी, क्या बताऊं, चोर है यहाँ सब लोग। सुपरमार्केट के अंदर भी चोरी हो रही है। किसी ने मेरे पॉकेट से ना पैसे निकाल लिए भाभी। वो तो अच्छा है, 1,000 रुपये मैंने एक तरफ रखे थे और 4,000 दूसरी तरफ। तब से अंदर सुपरमार्केट में CCTV फुटेज देख रही थी, कहीं से चोर पकड़ा जाए, पर इनके तो कैमरे भी बंद रहते हैं। 1,000 रुपये में जो कुछ आया मैंने ले लिया। अब जल्दी से घर चलिए ना, 10 बार मम्मी ने कॉल कर दिया है। और इस तरह दिमाग लगाकर राशन के पैसों से अपने मन का स्लाइडर लेकर रमा अपने घर चली जाती है। ये क्या राशन लेकर आई है बहू तू? इतने से चावल में तो बस आज दोपहर का ही खाना हो पाएगा। तेरे पापा जी रात को आएंगे और खाने में उन्हें चावल तो चाहिए ही चाहिए। इतनी धूप में अब दोबारा मार्केट जाना मेरी बस की नहीं है मम्मी जी। हम दोपहर में रोटी खा लेते हैं और चावल पापा जी के लिए रख देते हैं। और करण ने भी फ़ोन किया था, वो भी अपने कुछ दोस्तों को शाम को खाने पर ला रहा है। ये सब कुछ एक साथ ही क्यों हो जाता है? जब घर पर राशन इतना कम है तब पूरा गांव हमारे घर खाना खाने आ रहा है। वही तो भाभी, आप ही बताइए, पैसे भी आज ही चोरी होने थे। हैं? बहू ने नहीं बताया मुझे। वैसे जो राशन आया ना बेटा, वो भी 1,000 रुपये जितना नहीं है। बाकी के पैसे कहाँ हैं? ये काम बाकी रह गया क्या मम्मी? हैं, मुझे हफ्ते की 5,000 पॉकेट मनी मिलती है, बहुत होते हैं इतने पैसे। महीने की 20,000 का सोना खा जाऊंगी क्या मैं? जो भी पैसे लगे हैं वो बिल में लिखे हुए हैं, मैं इधर का उधर नहीं करती। ये सब छोड़िए मम्मी जी, हमें तैयारी करनी है खाने की। चलिए ना रसोई में चलते हैं। कहीं आने वाले गेस्ट के लिए खाना कम ना पड़ जाए, इसलिए श्वेता 4-5 वैरायटी के अलग अलग डिशेस बना लेती है। यहाँ गर्मी में श्वेता और ममता खाना बना रही थी, तो वहाँ कमरे में अपने हाई सोल वाले स्लाइडर को पहनकर रमा इधर उधर घूम रही थी। ओह माय गॉड, ये सारे दुकान वाले तो ठग है। इतनी ज़्यादा रोशनी में चप्पल दिखाते हैं कि लाइट और डार्क में फ़र्क ही नहीं पता चलता।
ये कलर तो मेरी ड्रेस के साथ बिल्कुल जाएगा नहीं, पर पुरानी ड्रेस के साथ नया स्लाइडर भी तो अच्छा नहीं लगेगा। 4,000 मैंने राशन के पैसे निकाले थे, 2,000 का स्लाइडर आया तो 2,000 के कपड़े भी खरीद ही लेती हूँ। और अपना फ़ोन उठाकर रमा अलग अलग वैरायटी के कपड़े देखना शुरू कर देती है। इतने सारे ऑप्शंस, इतनी देर तक स्क्रीन भी मुझसे देखी नहीं जाती, आँख में दर्द हो गया। एक काम करती हूँ, उस रतन को कॉल लगाती हूँ। रमा रतन को कॉल लगाकर कहती है, रतन, मैं क्या कह रही थी कि तुम्हारे पास टाइम होगा तो तुम ना ऑनलाइन अच्छी अच्छी पीस मेरे लिए देखकर उसकी लिंक मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो क्या? वो क्या है ना, जैसे तुमने बेस्ट पीस का फुटवेयर मुझे दिया है, मुझे पूरा भरोसा है कि वैसे ही बेस्ट पीस कपड़ों की भी तुम मुझे निकाल के दोगे। हाँ हाँ रमा, डोंट वरी, अभी भेजता हूँ। और इसी तरह रमा अपने कुछ और फ्रेंड्स को फ़ोन करके यही बात कहती है। चलो काम तो हो गया, अब आधे घंटे के अंदर अंदर सारे ऑनलाइन साइट से ड्रेस के बेस्ट पीस मेरे पास आ जाएंगे और उनमें से कोई एक मंगवा लूँगी। और उसके बाद रमा आ जाती है बाहर डाइनिंग टेबल पर उसका ध्यान खाने पर ना होकर उसके फ़ोन पर होता है, जिस पर कभी किसी का तो कभी किसी का कॉल आता ही रहता है। क्यों किया यार तुमने ऐसे ऑर्डर? मेरा साइज एम है, तुम्हें पता है क्या मुझे एम आएगा कि एल आएगा? अरे हर बार तो तुम मुझसे ऑर्डर करवाती हो, मुझे पता है ना। तू ऑर्डर चेंज कर बस। ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता रमा, प्रीपेड था ये ऑर्डर और इसमें एक्सचेंज या रिटर्न की भी पॉलिसी नहीं है। अब ना मुझे गुस्सा आ गया है। कितने पैसे हुए? मैं भेज देती हूँ तुम्हारे अकाउंट में, लेकिन मुझे पता है अब ये भी बाकी सारे कपड़ों की तरह अलमारी में पड़ा रहेगा। ये सब सुन रही ममता गुस्से से अपने चेयर से उठती है और रमा का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाती है। ये सब तेरे भाई की गलती है जो तुझे हाथ में पैसे पकड़ा देता है, तभी तो तुझे पैसों की कदर नहीं। ये अलमारी देख, इतने कपड़े कम है क्या जो तुझे एक और ऑर्डर करना पड़ा? और उसमें से भी ज्यादा कपड़े तो ऐसे हैं जिसका टैग भी नहीं है हटा अभी तक। तो मम्मी, ये वो कपड़े जिनकी रिटर्न पॉलिसी थी ही नहीं, और आने के बाद मुझे कपड़े पसंद नहीं आए। किसी का साइज बड़ा था, किसी का छोटा, तो क्या करती मैं? अरे तो तुझे देखकर कपड़े लेने चाहिए थे ना, पैसे कोई पेड़ पर उगते हैं क्या? पहले थोड़ी ना दिखता है ऑनलाइन शॉपिंग पर मम्मी। और मेरी फ्रेंड्स ने मुझे लिंक भेजी थी। अब इतने सारे वैरायटीज़ देखने में मेरी आंख में दर्द हो जाता ना, इसलिए वो लोग जो सिलेक्टिव लिंक भेजते हैं उसी में से मैं एक मंगवा लेती हूँ। अरे डॉक्टर को दिखाकर आई थी ना मैं तेरी आंखें, तूने दवाई नहीं ली ना, ऐसे ही 4,000 की फीस बर्बाद हो गई डॉक्टर की। आंख भी वैसे की वैसे ही है, जब आंख ही नहीं रहेगा तो कपड़े पहनकर कहाँ से देखेगी तू? जो ऑरेंज वाला 1 पीस है तेरे पास, वो क्यों नहीं पहनती? इसे पहनकर मैंने पहले ही इंस्टाग्राम में फ़ोटो अपलोड कर दी थी मम्मी, तो अब फिर से कैसे पहनूं इसे? किसी ने मुझे कपड़ा रिपीट करते हुए देख लिया तो इंसल्ट हो जाएगी ना बेकार में। अरे बात रही सी छा रही है तुझे, हैं? रुक, तेरे पापा को आने दे, वही तेरे होश ठिकाने लगाएंगे। शाम को करण अपने दोस्तों को अपने घर खाने पर लेकर आता है। प्रिया, रमा और ममता मिलकर करण के दोस्तों को खाना परोसती हैं और सभी मिलकर एक साथ बातें करने लगते हैं। तभी बातों बातों में करण का एक दोस्त सचिन कहता है, पैसे के साथ स्टैंडर्ड तो बढ़ ही जाता है भाई। अभी तू ही सोच, तू महीने के 4-5 लाख रुपए कमा रहा होता तो ज़्यादा नहीं तो गुची ब्रांड की और स्विच तो कर ही लेता है कि नहीं? वैसे मैं तो मानता हूँ कि आप जितने ज़्यादा हाई लिविंग की ओर बढ़ते हैं ना वैसे अपने आप आपके पास आने लगते हैं। गुची, मेरे पास तो इस ब्रांड का कुछ भी नहीं है। अरे गुची बहुत लग्जरियस ब्रांड है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, एक्टर, एक्ट्रेस इस ब्रांड के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। ये सुनने के बाद रमा के दिमाग में बस सचिन की कही बात ही चलती जा रही थी और वो सारी रात बड़े बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट को सर्च करती रहती है। रतन को कॉल लगाती हूँ, वैसे भी वो फैशन डिपार्टमेंट में काम करता है, ज़रूर कोई ना कोई आइडिया दे देगा। रमा रतन को कॉल लगाती है और अपनी इच्छा जाहिर करती है। गुची तो बहुत महंगा ब्रांड है, 5-6 लाख खर्च करने से अच्छा है कि मैं तुम्हें इसी ब्रांड की फर्स्ट कॉपी दिलवा देता हूँ, 50,000 के अंदर आ जाएगी। सच में रतन? हाँ रमा, ट्रस्ट में, तुम 50,000 लेकर मुझे चौराहे पर मिलो, मैं तुम्हारे लिए गुची के जूते लेकर आता हूँ। ये कहकर रतन मुस्कुराते हुए फ़ोन काट देता है। ऐसा मुर्गा पहली बार हाथ लगा है जो सामने से आकर कह रहा है मुझे काटो।
समझ में तो उसी दिन आ गया था मुझे कि ये लड़की दिमाग की ढीली है। इस लड़की को ज़्यादा नॉलेज नहीं है। 50 रुपए का चप्पल इसे गुच्ची का फर्स्ट कॉपी बताकर दे देता हूँ और 50,000 लेकर गांव निकल जाता हूँ। या 5,000 की नौकरी में 50,000 कमाते कमाते मुझे 10 महीने निकल जाते। अब बस इस रमा को काटूँ और निकलूँ। रमा इधर उधर से पैसे निकालना शुरू करती है। 1 रुपये की सेविंग नहीं है मेरे पास, बस यही 5,000 रुपये जो भैया देकर गए हैं। अब बाकी के 45,000 रुपये कहाँ से लाऊं? नहीं 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 रमा, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। हो सकता है ये ऑफ़र हाथ से निकल जाए, पर पैसे ही नहीं है। छोड़ो, कभी और टाइम कर लूँगी शॉपिंग। तभी रमा के फ़ोन पर रतन का फ़ोन आता है। पैसे जमा हो गए ना रमा, जल्दी से आ जाओ क्योंकि मुझे और लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। कोई तो मुझे 60,000 देने को तैयार है तो कोई 70, पर मैंने बोल दिया भाई, मैंने तो किसी को ज़बान दे रखी है और रतन ज़बान का पक्का है। और इसी तरह रतन कॉल पर कॉल कर रमा का माइंड वॉश करता जाता है। रमा हड़बड़ाती है। अब तो भैया ही मेरी मदद कर सकते हैं, भैया से बात करती हूँ। रमा फौरन करण को फ़ोन लगाती है। वो भैया, आप प्लीज़ मुझे एक बार 45,000 रुपये दे सकते हो क्या? उसके बाद ना आप 2 महीने पॉकेट मनी मत देना प्लीज़। अरे इतने सारे पैसे एक साथ? अभी तो तूने आईफोन लिया था, अब क्या लेना है? कहीं कोई और बात तो नहीं हो गई ना? आजकल फ्रॉड का ज़माना है, ध्यान रखना। अरे नहीं भैया, वो मुझे ना कहीं एडमिशन करवाना है, बस इसलिए पैसे चाहिए थे। और अपने भाई से पैसे लेकर रमा रतन को दे देती है और उससे नकली चप्पल को ओरिजिनल ब्रांड की फर्स्ट कॉपी समझकर अपने घर ले आती है। पर ममता की आंखों से ये सब कहाँ छुपने वाला था। वो तो रमा के हाथ में थैली देखते ही उसे रोक लेती है। श्वेता, जरा रसोई से बाहर आना तो। देख, हमारी रमा हम सबके लिए समोसे कचौरी लेकर आई है। अभी आई मम्मी जी। समोसे कचौड़ियाँ, बहुत अच्छा किया रमा दीदी आपने। शाम के वक्त ये नाश्ता मिल जाए ना, फिर जीवन में इंसान को कुछ नहीं चाहिए। मैं चाय लाती हूँ, तब तक आप समोसे बाहर निकालिए। नहीं नहीं भाभी, मैं समोसे लेकर नहीं आई, वो मैंने खुद के लिए चप्पल ली है, वही लेकर आई हूँ। कल ही तो तू 2 जूते लेकर आई थी अपने लिए, जो तूने छत पर फेंक दिया। कभी देखा है रिक्शे वालों को रिक्शा चलाते हुए इतनी धूप में भी उनके पैर में जूते नहीं होते? अगर खर्च करना ही है तो जाकर उनकी मदद कर, अनाथ आश्रम के बच्चों को कुछ दिला, और जो कुछ करना है अपनी कमाई के पैसे से करना। तू कमाती तो है नहीं, पर उड़ाती तो ऐसा है जैसे अंबानी के औलाद तो तू ही है। हर चीज़ में मम्मी आपको पंचायत है। यहाँ मेरे फ्रेंड्स लंदन पेरिस जा रही हैं और मैं थोड़ी सी शॉपिंग कर लूँ तो उससे भी आपको प्रॉब्लम है। मम्मी आपको शॉपिंग करने से नहीं रोक रही है। मम्मी चाहती है कि आप बचत करना सीखें, पैसे की अहमियत समझे, क्योंकि कोई नहीं जानता जीवन में कब क्या हो। इसलिए सेविंग करना ज़रूरी है दीदी। सब यहाँ भले चंगे हैं, किसी क्या हो जाएगा भाभी? अब तो कोरोना भी आकर चला गया। हर बार महामारी 100 सालों के बाद आती है, तो अब जब आएगी ना तब मैं रहूंगी नहीं, तो किस बात की टेंशन। और खुशी खुशी रमा अपने कमरे में चली जाती है और अपने चप्पलों की फ़ोटो डालकर स्टोरी देखने लगती है, जो पीछे से ममता भी देख लेती है। मेरा पेट, अरे रामा, कोई है क्या? मेरा वक्त आ गया है बहू, जल्दी से करण को बुला, तेरे बाबूजी को बुला बहू। और ममता किसी मछली की तरह तड़पने लगती है। उसे इस हालत में देखकर रमा फूट फूट कर रोने लगती है। श्वेता फौरन करण को फ़ोन लगाती है। वो तुरंत अपनी माँ को इमरजेंसी में अस्पताल में एडमिट करवाता है, जहाँ डॉक्टर साहब कहते हैं, आपके मम्मी के पेट का स्टोन पैसेज में फंस गया है, हमें अभी के अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा, 2 लाख लग जाएंगे। पर आपकी मम्मी को शुगर भी है, तो आप हाथ में 4-5 लाख एक्स्ट्रा रखिए, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस के वक्त क्या हो हम कह नहीं सकते। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? श्वेता, घर पर कितना कैश होगा? 20,000 कुछ होंगे, उससे ज़्यादा नहीं है। आज तो सेकंड सैटरडे, बैंक की भी छुट्टी है, मैं पैसे कहाँ से निकालूं? ऑफिस में कॉल करता हूँ, शायद कोई मदद कर दे। एक एक कर करण अपने सारे दोस्तों को फ़ोन लगाता है, पर सभी कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे पैसे देने से मना कर देते हैं।
मैं अपने मायके वालों को फ़ोन लगाती हूँ। मेरे गहने भी तो है, सुनार की दुकान खुली होगी, मैं उन गहनों को बेच देती हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, पैसों का जुगाड़ हो जाएगा। मेरे पास भी कुछ 70-80 हज़ार रुपये होंगे बेटा, बाकी का इंतज़ाम करता हूँ। सभी की ऐसी हालत देखकर रमा भी अपनी फ्रेंड्स को फ़ोन करना शुरू कर देती है। अरे मेरे पास कहाँ से इतने पैसे आएंगे रमा, पैसे तो तुम हवा में उड़ाती हो। हम तो बचत करके चलते हैं भाई, किसके घर वाले उन्हें इतने पैसे देते हैं, तू ही बता। रमा फिर रतन को कॉल लगाती है, पर रतन का नंबर तो स्विच ऑफ था। मम्मी सही कहती थी, पैसे बचा कर रखो, इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। अब पैसों का जुगाड़ कैसे होगा? सभी कहीं ना कहीं से पैसे जमा करने की कोशिश में लग जाते हैं और कुल मिलाकर 5.5 लाख रुपए जमा हो जाते हैं। डॉक्टर के हिसाब से अभी भी हमारे पास 50,000 कम है। आप फिक्र मत कीजिए भैया, मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं अभी आती हूँ। और रमा मोबाइल स्टोर पर जाकर अपना आईफोन 50,000 में बेच देती है। उन पैसों को लेकर जैसे ही रमा अपने घर आती है, वो देखती है उसकी माँ तो सामने सोफे पर बैठी है। वो तेरे चप्पल तुझे काम आए बेटा, या वो तेरे दोस्त जो तुझे नई नई चीज़ें लेने की सलाह देते थे, या फिर करण का वो दोस्त जो तेरे भाई को बड़े बड़े ब्रांड के कपड़े लेने की सलाह दे रहा था? मुझे माफ़ कर दो मम्मी, पर आप यहाँ कैसे आई? आपका ऑपरेशन? वो सब मम्मी का नाटक था तुम्हें सबक सिखाने के लिए। अब से मैं आपसे पॉकेट मनी के पैसे नहीं लूँगी भैया, घर पर जो बनेगा वही खाऊंगी। मम्मी से पूछने के बाद ही पैसे किसी चीज़ में खर्च करूँगी। और अब मैं ऑफिस भी ज्वाइन करूँगी भैया। मुझे एहसास हो गया है कि हाथ में पैसे होने की क्या वैल्यू होती है। और उस रतन के खिलाफ मैंने थाने में रपट लिखवा दी है, तेरे पैसे निकल जाएंगे। वैसे मैं सोच रहा था कि तेरे लिए एक ड्रेस ले लूं, क्यों करण, क्या कहता है? विक्रम की पत्नी आशा बहुत ही चिड़चिड़े स्वभाव की है। वो हमेशा किसी न किसी बात पर परेशान ही रहती है। और विक्रम की माँ किरण का स्वभाव बहुत हंसमुख है। उसका बेटा भी उसी की तरह है। एक रात आशा किसी बात पर परेशान बैठी थी, तभी विक्रम कहता है, आशा, तुम हमेशा परेशान क्यों रहती हो? अरे मुझे बताओ, तुम ऐसे ही परेशान रहोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं कहाँ परेशान रहती हूँ? आपको मेरे अंदर ना कमी ही कमी नजर आती है। आप तो चाहती ही हैं कि मेरी तबीयत खराब हो जाए। अरे नहीं नहीं आशा, मैं तो बस ये कह रहा था कि खुश रहा करो। हर छोटी बात पर परेशान होना सही नहीं है, इससे तबीयत पर असर पड़ सकता है ना। तुम मेरी बातों का गलत मतलब क्यों निकालती हो? हाँ हाँ रहने दो, अब ज्यादा सफाई मत दो। मुझे पता है क्या मतलब था आपका। विक्रम इस बात पर कुछ नहीं कहता, आशा को बस बड़े प्यार से देखता रहता है। तब आशा कहती है, क्या देख रहे हो इतना घूर घूर कर? और सुना लो 4 बातें। हाँ अरे मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ यार, चलो मैं सो ही जाता हूँ, वरना तुम तो गुस्से में मुझे डंडा भी मार सकती हो। ये कहकर विक्रम मुस्कुराकर दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। अगली सुबह विक्रम सो ही रहा था कि उसे किसी के गिरने की आवाज सुनाई दी। विक्रम दौड़ा दौड़ा रसोई घर की तरफ जाता है तो देखता है वहां आशा जमीन पर पड़ी है और चिल्ला रही है। विक्रम जल्दी से आशा को उठाता है और फिर उसे कमरे में ले जाता है। अरे ऐसा क्या कर रही थी जो गिर गई? मैं तो ऊपर से दाल का डिब्बा उतार रही थी, टेबल से मेरा पैर फिसल गया, बहुत दर्द हो रहा है। ओहो, लगता है चोट बहुत गहरी लगी है। और नहीं तो क्या, दर्द के कारण मेरी तो जान निकली जा रही है। अरे ठीक है, हम डॉक्टर के पास चलते हैं और मैं माँ को भी खबर कर देता हूँ, वो आ जाएगी तुम्हारी देखभाल करने के लिए। नहीं नहीं, माँ को मत बुलाना, वो काम तो कुछ करेगी नहीं, बस हंसी मजाक करती रहेंगी। मुझे नहीं बुलाना उन्हें, वो वैसे भी मुझे कामचोर समझती हैं। आशा, इंसान को हंसमुख होना चाहिए, तुम्हारी तरह नहीं। क्या कहा आपने? कैसी हूँ मैं? हाँ अरे कुछ नहीं। देखो आशा, ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। माँ तुमसे बहुत प्यार करती है, यहाँ कुछ दिन रह भी लेंगी और तुम्हारी देखभाल भी कर लेंगी। इस हालत में तो तुमसे कोई काम नहीं होगा ना। आशा कुछ देर सोचती है और मन ही मन कहती है, बात तो सही है, मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा, काम कैसे कर पाऊंगी? और विक्रम को भी तो ड्यूटी पर जाना होता है, ये सब कैसे होगा?
ये सोचकर आशा कहती है, ठीक है, बुला लीजिए अपनी माँ को, वैसे भी बहुत दिन हो गए उन्हें यहाँ आए हुए। विक्रम अपनी माँ को खबर कर देता है और अगली सुबह माँ आ जाती है। माँ को देखकर विक्रम बहुत खुश होता है और उनके चरण छूता है। आशा भी अपनी सास को देखकर बहुत खुश होती है। किरण के हंसमुख स्वभाव के कारण सारे पड़ोसी भी उससे खुश रहते थे। एक दिन, किरण बहन, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। आपका बेटा बिल्कुल आपकी तरह है, लेकिन आपकी बहू आपके परिवार में मेल नहीं खाती। उससे देखकर तो ऐसे लगता है जैसे कोई दुख की खबर सुनाने वाली है। बहन जी, मेरी बहू की बुराई मेरे सामने तो मत करो। इतनी भी दुखी नहीं रहती जितना आप कह रही हो। वैसे बात सही कह रही हैं आप। हर समय रोने जैसी शक्ल बनाए रखती है, हंसना तो जैसे आता ही नहीं उसे। ज्यादा बात करना भी पसंद नहीं करती, दुखी आत्मा। किरण और उसकी पड़ोसन हंसने लगी। अब आशा को चोट लगे बहुत दिन हो गए थे, लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं आ रहा था। इसलिए वो दुखी होकर कहती है, माँ जी, मेरी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं हो रहा। ये चोट तो मेरे गले का फंदा बन गई है। अगर आप नहीं होती तो मेरा ध्यान कौन रखता। अरे बेटी, तू खुश रहा कर बस। अच्छा सोचेगी तो अच्छा ही होगा। मुझे देख, हमेशा खुश रहती हूँ। मजाल है किसी बीमारी की जो मेरे पास आकर भटक जाए। और तुम ना बिल्कुल फिक्र मत करो, जल्दी ही ठीक हो जाओगी। वैसे भी जो होता है अच्छे के लिए होता है। माँ जी, मुझे इतनी जोर से चोट लगी है, भला इसमें क्या अच्छा होगा। आप बिना कुछ भी बोलती हो। कुछ ही दिन में आशा ठीक हो जाती है। सास हमेशा बहू से हंसी ठिठोली करती रहती, लेकिन आशा हमेशा ऐसे बर्ताव करती जैसे पता नहीं कितने दुखों में डूबी है। एक दिन आशा की सास कहती है, क्या बात है बहू, आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। कहीं जा रही हो क्या? हाँ, आज विक्रम मुझे सिनेमा दिखाने ले जा रहे हैं। देखा बहू, मैंने धूप में बाल सफेद नहीं किए। मैं तो तुम्हें देखते ही समझ गई थी कि तुम कहीं जा रही हो। ये सुनकर आशा विक्रम को देखने लगती है। इतने में किरण एक गाने के बोल सुना देती है और कहती है, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे विक्रम तुम्हारा हो गया। ये सुनकर विक्रम भी आशा की ओर बढ़ता है और वो भी एक गीत के बोल बोल देता है, यारा ओ यारा, मिलना हमारा जाने क्या रंग लाएगा, तुमसे बिछड़ के ये दिल ना रह पाएगा। दोनों माँ बेटे आशा की ओर देखकर गाना गाने लगते हैं, तो आशा वहां से जाने लगती है। किरण फिर से एक गाना गाती है, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। पर ये सुनकर बहुत चिड़चिड़े अंदाज में कहती है, माँ जी, कुछ तो लिहाज करो अपनी उम्र का। आपके सामने आपका बेटा भी है। अरे बहू, छोटी सी जिंदगी है, ऐसे खोल कर जिया करो। ऊपर वाले ने तो वैसे भी सब कुछ पहले से लिख रखा है, तो छोटी छोटी बात पर बिगड़ क्यों जाती है। जिंदगी तो वैसे भी दुखों से भरी हुई है। खुश रहना सीख। हर समय रोते रहने से, मातम मनाने से जिंदगी नहीं चल सकती, समझी? आशा किरण की बात सुनकर चुप हो जाती है। किरण आशा को अपने बचपन और जवानी के किस्से सुनाती है। पता है बहू, जब हम छोटे थे ना, तो स्कूल जाने के बहाने आम के बाग में घुसकर आम चुराया करते थे। मेरा छोटा भाई भी होता था मेरे साथ। बचपन के दिन ही और थे, कितना मजा आता था। अब कहाँ लौट कर आएगा वो समय, यादें ही तो रह जाती है। माँ जी, विक्रम बता रहे थे कि आपकी पापा जी से पहली मुलाकात आम के बाग में ही हुई थी। क्या ये सच है? और फिर आपकी पापा जी से शादी कैसे हुई? अरे बहू, क्या बताऊं, वो भी ना बड़ा मजेदार किस्सा है। मैं एक बार उनके बाग से ही आम चुरा रही थी और तेरे ससुर जी आ गए। उन्हें देखकर मेरा भाई डर के मारे भाग गया और मैं तो पेड़ पर चढ़ी हुई थी, जैसे तैसे उतर कर भाग गई। शाम को तेरे ससुर जी अपने बापू के साथ हमारे घर आए।
मैं तो समझी थी कि वो मेरी शिकायत करने आए हैं, लेकिन वो तो रिश्ते की बात करने आए थे। फिर आपने और आपके घर वालों ने आपकी शादी करा दी? हाँ हाँ, कराते क्यों नहीं, सारे गांव में बहुत नाम था उनका। और तेरे ससुर जी का स्वभाव भी ना बिल्कुल मेरी तरह था। बहुत हंसी खुशी साथ गुजारी हमने अपनी जिंदगी। वो मुझे प्यार से ना आम चोर कहते थे। अब वही पल याद आते हैं मुझे। अरे वाह माँ जी, आपकी लव स्टोरी तो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसीलिए तो कहती हूँ बहू, हमेशा खुश रहा कर। तू न जाने क्यों इतनी चिड़चिड़ी रहती है। तेरा पति इतना अच्छा है, तेरी सास इतनी अच्छी है। औरों की बहुओं की सास देखी है तुमने? अरे कितने अत्याचार करती है अपनी बहुओं पर, और मैं तो तुझे हंसाती रहती हूँ। आशा भी सोचती है, माँ जी कह तो सही रही है, मैं हर छोटी बात पर चिंता में पड़ जाती हूँ। और जैसी जिंदगी मेरी सास ने जी है, मैंने तो एक पल भी नहीं जी। मुझे अपने अंदर थोड़ा बदलाव लाना होगा। आशा ठान लेती है कि वो कभी नहीं रोएगी, और इतने में उसे कुछ काम याद आता है। जैसे ही आशा वहां से जाने लगती है तो विक्रम कहता है, अरे कहाँ, जल्दी बैठो तो, माँ कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रही है। आशा हंसते हुए कहती है, मैं चाय बना कर लाती हूँ, पापड़ भी, साथ बैठेंगे, आराम से कुछ बात करेंगे जनाब। क्या बात है, तुम तो सुधर गई। अच्छा, सिनेमा देखने नहीं चलोगी? अकेले नहीं जाऊंगी, सिनेमा देखने आज माँ को भी साथ ले चलेंगे, तब बनेगी बात। क्या बात है आशा, तुम्हारा ये रूप तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था। आशा को इस तरह से खुश और हंसता हुआ देखकर दोनों माँ बेटे बहुत खुश होते हैं, और विक्रम अपनी माँ को धन्यवाद देता है। इस तरह किरण, उसका बेटा और बहू हंसी खुशी जीवन बिताने लगते हैं, और आशा को भी समझ में आ जाता है कि जो समय जाता है वो लौटकर नहीं आता है। सुशीला की अपनी बहू से बिल्कुल नहीं बनती थी। कितना मना किया था लव मैरिज मत कर, पर माना नहीं। अब भुगतना तो मुझे पड़ रहा है ना। ये मैडम तो खाली हाथ चली आई और काम करने के नाम पर मिल बट्टे सन्नाटा। माँ जी, जो दूध फट गया था ना, उसका पनीर बनाकर सब्जी बना ली है। पर दूध फटा कैसे तुमसे, ये बताओ तो तुम ठीक से गर्म नहीं किया था क्या? दूध तो अपने आप फट गया, गर्मी ही इतनी है, इसमें मेरी क्या गलती है? बस बहस करवा लो तुमसे, तो कुछ बोल ही नहीं सकते। अलका चुपचाप वहां से चली जाती है और पौधों में पानी डालने लगती है। अरे क्या हुआ अलका? सुशीला के चिल्लाने की आवाज़ बाहर तक आ रही है। कुछ नहीं आंटी, कोई बात नहीं, होता रहता है सास बहू में तो। इतनी अच्छी बहू मिली है सुशीला को, एक शब्द भी कभी उसके लिए बोलती नहीं है। मेरी बहू को देखो, 25 घंटे में से 24 घंटे मेरी बुराई करती रहती है। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ, उनकी चाय का टाइम हो रहा है। वो चाय बना रही होती है, तभी वो अपनी देवर संजू की बातें सुनती है। अरे जब मैंने कह दिया है कि पूरी कोशिश करूंगा ना कि मम्मी पापा को मना लूं शादी के लिए, और नहीं माने तो? फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा प्रिया। मैं उनकी पसंद की लड़की से शादी कर लूंगा। तो फिर इसे यही खत्म करते हैं, आगे बात करने का कोई फायदा नहीं है। संजय फोन रख देता है और थोड़ा उदास होता है। मैं बात करूं भैया मम्मी जी से? नहीं भाभी, कोई फायदा नहीं है। शादी के इतने साल बाद भी मम्मी ने आपको अपनाया नहीं है, कोई फायदा नहीं है। भैया में थी इतनी हिम्मत की कर ली लव मैरिज, मुझ में मम्मी से लड़ने की हिम्मत नहीं है। एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, हमने इसलिए इसे यहीं खत्म कर दिया है। कुछ दिनों बाद सब सही हो जाएगा। उसी शाम सुशीला संजय को बोलती है, संजय कोई लड़की देख रखी है तो भूल जाना, मैं तेरी शादी अपनी पसंद से करूंगी। नहीं माँ, कोई नहीं है। हाँ, होनी भी नहीं चाहिए। ये जो मैं लाई हूँ रिश्ते, इनमें से ही देख ले। हाँ माँ, जैसा बोलो। इस बार अपनी पसंद की लड़की लाऊंगी जो घर को संभाल के रखेगी। इसकी तरह थोड़ी ना कि कोई काम ही नहीं आता और गज भर की जुबान है। ओहो माँ, अब बस भी करो। भाभी, आपने दही बड़े बना भी दिए, कल कहा था मैंने आपसे बनाने के लिए। हाँ बना दिए कब के, बस ला रही हूँ सबके लिए। मुझे भी चखा दे। आय हाय, बड़ा ही गंदा है। मेरी बेटी कीर्ति बनाती है ना तो मुंह में रखते ही घुल जाते हैं। ले जा इसे।
भाभी मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगे, मजा आ गया। इतने में ही अलका की ताई सास आ जाती है। अरे भाई किसको क्या अच्छा लगा जरा हमें भी बताओ। ताई जी अरे आइए ना बैठिए, मैं आपके लिए दही बड़े लाती हूँ। भाई मजा आ गया खाकर, इतने स्वादिष्ट बने हैं कि बस जब जाऊंगी तब थोड़े रख देना, अपनी बहू को भी खिलाऊंगी, उसके हाथ में अभी तक ये स्वाद नहीं आया। और ताई जी ये देखिए, आपने जो चादर बताई थी पिछली बार मैंने बना ली, रोज दोपहर में अपने कमरे में मैं यही करती हूँ। ये हो जाएगी फिर किरोशिया चालू कर दूंगी। तुझे किरोशिया भी आता है? कमाल हो गया, आजकल बहू को कपड़े तक नहीं धोने आते, तुझे तो ये सब आता है। अरे सुशीला इतनी बढ़िया बहू मिली है, थोड़ी कद्र कर लिया कर। बहू तो अब आएगी जिज्जी, मैं लाऊंगी अपनी पसंद की। बड़े ने तो सुनी नहीं, छोटे की तो मैं बिल्कुल चलने नहीं दूंगी। तू कौन सी कम है, क्या तुझे जानती नहीं मैं? अपने समय में क्या क्या किया है तूने। एक बच्चों के सामने मेरा मुंह मत खुलवा। हाँ भर दो कान इसके, पहले ये सुनती नहीं है मेरी। मैं तो जा रही हूँ अपने ठाकुर जी के पास अपने मन की कहने, मुझे क्या लेना देना है बुराई भलाई से। हाँ 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अब बहू तू से छोड़ इसकी बातें, तू बता और क्या क्या बना है। रमा बहू के साथ खूब बातें करती है, उसकी खूब तारीफें करती है और थोड़ी ही देर में उसका बेटा उसे लेने आ जाता है। अरे भाभी आज तो इतना कुछ बना रखा है आपने, आज तो मैं खा पी कर ही जाऊंगा। भैया आप आ गए हैं तो संजय भैया से भी बातें कीजिए, इनसे बोलिए कोई अच्छी सी लड़की देख ले और शादी करे। माँ जी बहुत इंतजार कर रही है अपनी पसंद की बहू लाने के लिए। कैसे भी आए मेरी नेक्स्ट भाभी आपसे अच्छी तो नहीं होगी, और आप इसकी शादी से फ्री होकर मेरे लिए लड़की देखना चालू करो, आपके जैसी लाना। बस बस बिटरिंग मत करिए, खाना खाइए। अरे इसके जैसे तो मैं दूर दूर तक बहू न लाऊं, तू तो घर का बच्चा है। चाची आप मेरे और भाभी के बीच में मत बोलिए, मैं तो इनके जैसी ही पत्नी लाऊंगा। जल्द ही संजय की शादी के लिए भी लड़की पसंद की जाती है। भाभी जी अब देखिए ये बैठी मेरी बड़ी बहू, इससे पूछ लीजिए कभी ऊंची आवाज में बात भी की हो तो मैंने इससे, ना कभी इससे कुछ मांगा ना बोला, जो गया ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। अब बहू भी बेटी बराबर होती है। नहीं माँ जी आप तो मुझे अपनी बेटी की तरह रखती हैं, मुझे तो लग ही नहीं रहा कि मैं इस घर की बहू हूँ। बस बस हो गई तसल्ली हमें, लड़का तो हमें अच्छा लग ही गया है, बच्चों ने बात कर ली है बस, और हमें क्या चाहिए। चलिए तो फिर अब रोका कर देते हैं, दोनों बच्चों को अंगूठी पहना दे बस, दोनों बच्चे एक दूसरे को अंगूठी पहना दे बस, खुश रहे दोनों, हमारा आशीर्वाद बना रहे। दोनों का रोका हो जाता है, सब खुश होते हैं। अब सुशीला के फोन में रोज संजय के ससुराल के फोन आने लगते हैं। हाँ वो मैं कह रही थी कि 4 किलो ड्राई फ्रूट की मिठाई लगेगी, वो मेरी बड़ी जिज्जी के यहाँ भेजना है और मेरी बेटी के भी यहाँ जाएगी। अभी बस 2 घंटे में भिजवा देना, शाम तक आएगी बेटी तो ले जाएगी। ऐसा करना 20 किलो ही कर देना, आस पड़ोस में भी तो जाएगी। ऊषा हाँ हाँ करती रहती है पर मन में सोच रही होती है कि तब कहा था बिल्कुल नहीं चाहिए, अब मांगना चालू कर दिया, पर बेटी के लिए सब लेना देना चालू रखते हैं। जल्दी संजय की शादी सौम्य से हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है। आज पहला दिन है, सबके लिए हलवा बना लो। मुझे तो नहीं आता बनाना, मुझे तो रसोई का कोई काम नहीं आता। क्या कुछ नहीं आता? अरे इतना तो लड़कियों को आना चाहिए। आपने तो मम्मी से कहा था कि आप सिखा दोगी। अरे वो तो बोला ही जाता है, पर लड़कियों को थोड़ा बहुत तो आता ही है। किस्मत ही खराब है मेरी, तो एक भी अच्छी बहू नहीं है मेरे नसीब में, ना तो उसे कुछ आता है ना इसे, इससे अच्छी तो मेरी ही बेटियां हैं। इतने में अलका आती है। सौम्य परेशान मत हो, लाओ मैं बताती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सिखा दूंगी। हाँ आते ही कान भर दे इसके, मेरे बेटे को तो अलग कर दिया तूने मुझसे, इसको भी भड़का दे, फिर वो भी मेरे खिलाफ हो जाएगा, पता नहीं क्या टोटका कर दिया है। सुशीला बड़बड़ करती रहती है और अलका सौम्या को हलवा बनाना सिखा देती है। बड़ा ही अच्छा बना है। हाँ सौम्या ने ही बनाया है। पर दीदी अरे हलवा हलवा करते रहोगे सब, या मुझे शॉपिंग पर भी ले चलोगे? त्योहार आ रहे हैं, सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा क्या?
और हाँ सौम्या, अपनी मम्मी से बोल देना हम सबके लिए कैसे और मिठाई भेज सकते हैं। अलका तुम्हारे यहाँ तो जाएगा ही नहीं कुछ, जब अब इतने सालों में कुछ गया ही नहीं है। आता तो था आप रेतरन। चल संजय, तू ही चल ले। मैंने सब कर लिया है और सौम्य को भी साथ ले लिया था, तो काम हो गया। सबके कपड़े भी आ गए हैं और मिठाइयां भी। ला दिखा क्या लेकर आई है। वो सब सामान दिखाती है। इतने हल्के कौन पहनता है अपने यहाँ? तुम्हारे यहाँ होता होगा ये सब। इतनी गंदी मिठाई कौन खाएगा? अरे आपने पूरा सामान तो देखने ही नहीं दिया। वो सब तो बाजी देख कर ही आए हैं। मेरा तो अब दिखाती हूँ आपको। सुशीला बगले झांकती है। और कार्तिक भैया आए थे, उनके हाथ ताई जी के लिए भी भिजवा दिया है। मुझसे पूछा भी नहीं, अपनी मर्जी से ही चलाते हैं। और शाम को बुआ जी भी आ रही है खाने पर। घर की बेटी है तो मेरी बेटी को भी बुला लेती। अपनी ननद का भी ख्याल नहीं आता है तुझे? वो तो पहुंचने वाली है, उनको कल ही कह दिया था ना फोन पर। दोनों बहुएं कमरे में चली जाती है। दीदी आप सबके लिए इतना करती हो, फिर भी मम्मी जी आपको उल्टा सीधा बोलती है। आपको बुरा नहीं लगता? लगता तो है पर कुछ नहीं कर सकती। वो हमने लव मैरिज की थी ना, तो अभी तक उसी का गुस्सा है। पर वो मेरे साथ भी तो ऐसे ही है। अरे छोड़ो तुम, ये बताओ कौन सा सूट लेना है। तुम पहले ये ले लो, मैं बाद में ले लूंगी। तभी रमा आ जाती है। अरे सुशीला, कितना बढ़िया सूट भेजा है तूने मेरे लिए। कमाल ही हो गया, ये पसंद तो तेरी है। नहीं, मुझे मालूम है ये अलका ही लाई होगी। तेरी बहू मेरा दिल जीत लेती है हर बार। अब तो तेरी एक और बहू आ गई है, उसके हाथ का भी खिलवा दे कभी। अरे जीजी, कहे कि बहू, मेरा मतलब है बहू का सुख है। कहाँ मेरे नसीब में, उसे कुछ नहीं आता। सोचा था अपनी पसंद की लड़की लाऊंगी तो आराम से रहूंगी, पर ये तो उससे गई गई बीती है। अरे सुशीला, हद करती है तू भी। उसको आए दिन एक दिन भी नहीं हुआ तूने बुराइयां भी चालू कर दी। थोड़ा समय तो दे उसे, सब सीख जाएगी। सौम्य बड़ा टाइम लगा कर और मेहनत करके सबके लिए अच्छा सा खाना बनाती है। ओहो, ये क्या बना दिया आज। ये तो रोज खाने से भी ज्यादा गंदा लग रहा है। माँ जी, आपके लिए तो कुछ भी कर दो, आपको तसल्ली ही नहीं मिलती है। आपका मुंह ही बना रहता है। ये किस तरीके से बात कर रही हो मुझसे? ये क्या बात हुई? आपने अपने आप को देखा है किस तरह सारा दिन आप दीदी के पीछे पड़ी रहती हो? वो चुपचाप सुन लेती होगी, मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी। देख संजय, कैसी बोल रही है ये। तू कुछ बोलेगा नहीं? आपकी पसंद थी, अब आप ही देख लो। ये अच्छा है, दोनों में से कोई कुछ भी बोलता नहीं अपनी बीवी को। माँ, आप अपने आप को भी तो देखो ना। ना आपको अलका अच्छी लगती है और ना ही अब सौम्य भी बुरी लगने लगी है। माँ कभी तो कितना चुप रहती है, कभी कोई ज्यादा जवाब नहीं देती। फिर उन्होंने भी अपने आप को उल्टा सीधा बोलते रहना है। वाह, ये दिन आना ही था एक दिन दोनों बेटे मेरे खिलाफ हो गए। ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है। अरे ओ क्यों री, देख वैसा देखा जाए तो बच्चे सही बोल रहे हैं। इतनी बढ़िया बहू है, मेरे साथ तो कभी कोई चिक चिक नहीं हुई दोनों की। तेरी जुबान भी तो देख। जीजी आप भी। अरे तो छोड़ ये सब, अपने दिल की भी बात कर ले। ये सुनकर सुशीला थोड़ी चुप हो जाती है। इतने में पड़ोसन आती है। अरे सुशीला, अपने दोनों बहू को भेज देना मेरे यहाँ। अलका को भजन बहुत अच्छे आते हैं और ये सौम्य है ना, ये डांस अच्छा करती है भजनों पर। अच्छा, मैंने तो कभी नहीं देखा। चलो मैं आज देख लूंगी, मैं भी आ जाऊं? हाँ आ जाना, पर तुम गाना मत गाना, न डांस करना। तुम्हें कुछ नहीं आता, फिर सब हंसेंगे। मेरे यहाँ तो इन दोनों का इंतजार रहता है। अलका अच्छी सी साड़ी पहन लेते हैं, पर सौम्य तो सूट पहन कर जाएगी। सौम्य अभी महीना भर हुआ है शादी को, तुमने मुझसे बिना पूछे सूट पहन भी लिया? मैंने संजय से पूछ लिया है, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसे क्या पता घर के तौर तरीकों के बारे में।
तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। मैंने शादी संजय से की है, आपसे नहीं। तो जो वो बोलेगा हम कर देंगे, मैं तो कर दूंगी। अरे सुशीला, क्यों बहुओं का मन खराब कर रही है? कितनी सुंदर तो लग रही है दोनों। जाने देना, वहां सब इंतजार कर रहे होंगे। पड़ोसन के यहाँ सब लोग सौम्य और अलका की बहुत ही तारीफ करते हैं। भजन के बाद दोनों रसोई में चली जाती है। अरे अलका, सब्जी तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है, सब बहुत तारीफ कर रहे हैं। हमें खाने पर बुलाओ कभी। दोनों ने मिलकर पूरा खाना जल्दी जल्दी निपटा दिया। पड़ोसन ने उनके सबके लिए खाना रख दिया था। अरे सुशीला, बड़ी भाग्यशाली हो, एक तो इतनी सुंदर बहू है और काम काज में इतनी माहिर। पूरा काम निपटवा दिया, मुझे तो उठने ही नहीं दिया। और भजन कितना बढ़िया आता है कि मुझे भी फेल कर दिया। अच्छा ही हुआ तुम नहीं आई, तुम्हें मैं वीडियो भेज दूंगी। खाना खाकर देखना, पानी बहू के हाथ का उंगलियां चाटती न रह जाए। हाँ हाँ, झूठी तारीफ मत करो इन दोनों की। मुझे पता है ये कैसे खाना बनाती है। एक को थोड़ा बहुत आता होगा, दूसरी को तो बिल्कुल भी नहीं आता। अरे सुशीला, तू पेड़ चालू हो गई? किस बात का गुस्सा है तेरे अंदर? खाना खाकर तो देख कितना बढ़िया बना है। मैंने तो सब खा लिया है, और अगर कार्तिक के लिए सब रख दूं? तुम सारा ही ले जाओ, मैं तो नहीं खाऊंगी। मैं तो अपना बना लूंगी और रमन के लिए चौन दे जा रही हूं। तू अपना ध्यान रखना, जो समझ आए कर लेना। ताई जी चली जाती है। अब सुशीला का मन बहुत करता है कि खाना चख तो ले। सबके सामने जाने के बाद बचा हुआ खाना खाने लगती है। ओहो, ये तो बहुत ही स्वाद है। मन मान ही नहीं रहा, इन दोनों ने बनाया है। काश थोड़ा ज्यादा ले आई होती जीजी। चलो कोई बात नहीं, इतना भी बढ़िया ही था। अगले दिन माँ जी वो फ्रिज में कल की बची हुई सब्जी रखी थी जो प्रसाद की थी, मिल नहीं रही। थोड़ा हलवा भी भिजवाया था ना, मैंने सोचा था थोड़ा सा काम वाली को दे दूंगी। अरे वो तो जीजी ले गई है ना सारा। नहीं, तेजी से तो सारा नहीं लेकर गई थी, छोड़कर तो गई थी। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? बस अब यही रह गया है, झूठा भी बना दो मुझे। माँ जी, आप बात को कहां से कहां ले जाती है? हम बस पूछ रहे हैं कि खाना कहाँ गया। भाई मुझे नहीं पता, मैंने अपना खाना बनाया था और वो वहीं खाया है। अलका, ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं। अगली सुबह बहू के उठने से पहले सुशीला उठकर रसोई में काम करने लगती है। माँ, आप क्यों काम कर रही हो? अभी सौम्य उठ जाएगी ना। हाँ माँ, आप क्यों कर रही हो? हाँ माँ, आप क्यों कर रही हो? अरे आज मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना है, तो सोचा काम खत्म करके चली जाऊं। क्या हुआ माँ, आपने बताया नहीं? डॉक्टर के यहाँ क्यों जाना है? हमें क्यों नहीं बताया? इन दोनों को पता है कि आपकी तबीयत खराब नहीं है। मैंने बोल दिया तो था, चला फिरा नहीं जा रहा, पैरों में दर्द, पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो मैंने सोचा खुद ही चली जाऊं। दोनों गुस्से में तमतमा जाते हैं और अलका और सौम्य को उठाते हैं। क्या बात है, तमीज नहीं है? माँ की तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें सोने से फुर्सत नहीं है। तुम उनके पैरों में तेल नहीं लगा सकती थी क्या? माँ जी, आप कितना झूठ बोलती है। कल पहले दीदी ने तेल गरम किया और आपके, फिर रात को वापस में पूछने आई आपसे, आपने साफ मना कर दिया। अब हमें क्यों सुना रहे हैं? सुशीला फिर जोर जोर से रोने लगती है। माँ जी, आपके तो नाटक ही नहीं समझ आते, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। हद होती है हर बात की। हम लोग आपको कुछ कहते नहीं है, सब जानते हुए भी, फिर भी आप ऐसा करती हैं। क्या हमें पता नहीं कि पड़ोस वाली आंटी के यहाँ से आया हुआ खाना आपने ही खाया है? हम सबको पता है, हम लिहाज कर लेते हैं आपका। बस अब मुझे चोर भी बना दो तुम लोग। माँ, कोई चोर नहीं बोल रहा आपको, पर हमने देखा था आप कहाँ जा रहे थे, बस वही बोल रहे हैं। हाँ, बस इनकी बीवियों को कुछ मत बोलो। जाते हैं ना दोनों। माँ जी बस करिए, आपसे कोई कुछ नहीं कह रहा। आपका घर है, अच्छे से रहिए, आराम से रहिए, ये लोग बुराई मत करिए। वाह, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल रहा है। आज तेरी भी जुबान खुल गई है।
अरे क्या हुआ, मैं कल अपनी साड़ी भूल गई थी, वो लेने गई थी। सुशीला तेरी आवाजें बाहर तक आ रही हैं, क्या हो गया? कुछ नहीं ताई जी, ये तो बस सास बहू में चलता रहता है। मुझे तो बुरा नहीं लगता कि वो बड़ी हैं, कि मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ ताई जी, कुछ नहीं हुआ, हम दोनों में कोई कमी है, शायद हम मम्मी जी को खुश नहीं रख पा रहे। देख सुशीला, मैंने सब सुना, ये जो तूने नाटक किया, पर तेरी बहुओं को देख, जो एक शब्द भी तेरे लिए बोल दे। कदर किया कर इन दोनों की, वक्त के साथ खुद को भी बदल। हाँ हाँ जीजी देखेंगे, अपनी बहू आएगी ना तब बात करना। मैं तो इनके जैसे ही सुशील बहू लाऊंगी। अलका और सौम्या चुप खड़ी हो जाती है। अंदर जाओ तुम दोनों, अपनी झूठी तारीफ सुनकर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। वो दोनों अंदर चली जाती है और सुशीला पटपट करती हुई अपने कमरे में मुंह ढककर सो जाती है।